हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। सेट नंबर 5 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ये हमारा सेट नंबर 6 है। इससे पहले जो भी सेट्स हुए हैं यानी सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है ऐप पर। तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाएँ, साइन अप करें। उसके बाद आपको जाना है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पर देख लो फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इस सीरीज के अंदर जो भी अब तक वीडियो कराया गया है उनके पीडीएफ जो है आपको इसी वाले सेक्शन के अंदर मिलेगा। सारे के सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक, तो अब आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको इसी वाले सेक्शन में मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ जो है आपको इसी वाले सेक्शन में मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। तो आप जा करके अब चेक कर सकते हो। करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या असत्य है? निम्नलिखित अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ए के बारे में कहा गया है कि ये अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए, अभिक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया वो होती है जिसमें जो अभिकारक होता है, जो रिएक्टेंट होता है, केवल वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में एट द सेम टाइम कन्वर्ट नहीं होगा। और ऐसे रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग सिंगल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो अभिकारक है उत्पाद में बदल रहा है, लेकिन उत्पाद जो है अभिकारक में नहीं बदल रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहते हैं, और सिंगल हेडेड एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं एक दूसरी टाइप होती है रिएक्शन की, जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एट द सेम टाइम उसी समय प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है सेम टाइम में। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दोनों दिशाओं में जो है अभिक्रिया चलती है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। ये सिंगल हेडेड एरो है, ये डबल हेडेड एरो से हम लोग दिखाते हैं। समझ में आया? तो इस रिएक्शन को कहा गया है कि अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया है। अगर ये अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया है तो यहाँ पर डबल हेडेड एरो क्या कर रहा है, यहाँ पर 3H2 कर देना, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 3H2 होगा। तो ये डबल हेडेड एरो दिखा रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये प्रत्यावर्ती अभिक्रिया है, अप्रत्यावर्ती नहीं है। तो ये जो कथन है ये गलत है। निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, दो अभिकारक, यूजुअली आपको दो ही अभिकारक मिलेंगे, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिल करके केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, दो अभिकारक है, एक उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो बी जो है ये कथन सही है, ए वाला जो कथन है वो गलत है। तो केवल बी ही सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों असत्य है, दोनों असत्य नहीं है। ए और बी दोनों सत्य है, ये भी नहीं है, केवल बी ही असत्य है, बी तो सत्य है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। परमाणु भार तो है ही नहीं, परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है, यह भी गलत हो जाएगा। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में नहीं रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जो समूह 14 है, जो समूह 14 है, इसमें आप देखेंगे जो पहला आपको तत्व मिलेगा वो मिलेगा कार्बन। अब कार्बन के कई सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है ना, और भी समस्थानिक होते हैं। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है, और जो समस्थानिक होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक समान ही होता है।
कार्बन 12 का भी परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा, कार्बन 13 का भी परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। तो ये एक स्थान जो कार्बन को दिया गया है, यही जो है यहीं पर जो है सारे समस्थानिकों को आप मान करके चल सकते हो, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक है वो तो एक ही समान होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक समान हो, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। द्रव्यमान अलग अलग हो, तो द्रव्यमान तो दिख रहा है कि 12-13 अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक इसका भी 6, इसका भी 6। तो इन सारे को जो एक ही स्थान पर रखा जाएगा। जहां पर आप कार्बन देख रहे हो, जहां पर जिस स्थान पर, वहीं पर कार्बन के सारे समस्थानिक आप मान सकते हो। इसमें कहा गया है कि संलग्न समूह में, यानी कि इसके बाद वाले समूह में रखा गया है। समस्थानिकों को इसके बाद वाले समूह में रखा गया है। अगर ऐसा होता तो पीरियोडिक टेबल जो है ये बहुत बड़ा बनता है ना, बहुत बड़ा बनता है, समझे? तो ये भी नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो केवल 4 जो है क्या पूछा है यहाँ पर, गलत पूछ रखा है ना, गलत पूछ रखा है। तो 1, 2, 3 तीनों जो है गलत है। बी हमारा आंसर। ये ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रखा है या सही पूछ रखा है, ठीक। तो ये प्रश्न जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही ये कटआउट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? जो ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है वो है गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये होता है 12 mv²। देखो ये मास है, मास कभी ऋणात्मक होता नहीं है। और यहां जो v है ये है चाल, ये है चाल, ये है स्पीड, है ना, स्पीड है। और स्पीड जो है, चाल जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो द्रव्यमान भी धनात्मक, चाल भी धनात्मक। धनात्मक का हम जब वर्ग निकालेंगे तो वो भी धनात्मक ही आएगा। तो द्रव्यमान भी धनात्मक, चाल भी धनात्मक, तो ये जो पूरा मान निकल करके आएगा वो भी धनात्मक ही निकल करके आएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी के जो भी ऑप्शन है उन सारे में ऋणात्मक हो सकती है ऊर्जा। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। देखिए मेंडल के आने से पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आ चुके थे जिन्होंने वंशागति पे जो है, मतलब कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है वो स्थानांतरित होते हैं, इन सारे पर बहुत सारे वैज्ञानिक मेंडल से पहले भी आकर के स्टडी कर चुके थे, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाए जितने कि मेंडल सफल हो गए। तो मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं। ये 4 तर्क आपको नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। एक तर्क गलत है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो उसी एक गलत तर्क को जो है आपको चूज करना है। मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पे, गार्डन पी कहते हैं इसे। मटर के प्लांट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, पाइसम सेटाइवम होता है ना, पाइसम सेटाइवम होता है। मेंडल ने मटर के प्लांट में 7 लक्षणों पर जो है इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। 7 लक्षणों को उन्होंने चूज किया था, ठीक है, 7 लक्षणों को उन्होंने अपना चूज किया था। 7 लक्षणों पर उन्होंने डिटेल स्टडी की थी। देखते हैं कौन कौन से तर्क हैं। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी। इन्होंने क्या किया, मटर के प्लांट के कई सारी पीढ़ी प्राप्त किए, कई सारी पीढ़ी प्राप्त किए, और हर पीढ़ी में इन्हें जो विशेष लक्षण वाले प्लांट दिखे, यहाँ पर जीव लिखा हुआ है लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जीव है वो मटर का प्लांट ही है। तो प्रत्येक पीढ़ी में अगर उन्हें कोई विशेष लक्षण वाले प्लांट्स दिख रहे हैं तो उन सारे का उन्होंने रिकॉर्ड रखा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीन को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया। इनसे पहले जो भी वैज्ञानिक आए उन्होंने बना दिया खिचड़ी, उन्होंने बना दिया खिचड़ी। उन्होंने क्या किया कि कई सारी पीढ़ी प्राप्त करते गए और प्रत्येक पीढ़ी में सारे लक्षणों को देख रहे हैं। भाई लंबाई भी देख रहे हैं, फूलों के रंग देख रहे हैं, फूलों के पोजीशन देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पूरे जीन को ही देख रहे हैं कि क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या एज इट इज ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन मेंडल साहब ने ऐसा नहीं किया। मेंडल साहब ने कहा कि हम क्या करेंगे, कई सारी पीढ़ी तक मटर के प्लांट उगाएंगे और कई सारी पीढ़ियों तक हम केवल लंबाई को फोकस करेंगे कि लंबाई जो है कैसे चेंज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया, कई सारी पीढ़ी तक मटर के प्लांट प्राप्त करते गए और उन्होंने फोकस किया फूलों के रंग पर। सिर्फ एक बार में एक लक्षण पर उन्होंने अपना
ध्यान जो है केंद्रित किया। फिर उन्होंने चूज किया कि भाई हम फूलों के पोजीशन देख लेते हैं। एक बार में एक एक कैरेक्टर को उठाया और उनका जो है इनहेरिटेंस उन्होंने देख लिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ये किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं। वो वाले जो लक्षण है जो उन्होंने एक बार में एक ध्यान में रखा था, वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इनसे पहले जो भी वैज्ञानिक है वो सारे ही लक्षणों को देख रहे हैं, इसलिए इनसे पहले वाले जो वैज्ञानिक थे उतना प्रिसाइजली जो है वो स्टडी नहीं कर पाए वंशागति को लेकर के। ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। देखिए मंडल साहब जो थे ना, ये बायोलॉजिस्ट के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। बायोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ में मैथमेटिशियन भी थे। इनसे पहले जो भी वैज्ञानिक आए वो केवल एक्सपर्ट थे अपने बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन नहीं थे। ये मैथमेटिशियन भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, तो ये अपना परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बायो में जो है इन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। तो जब आप किसी चीज को प्रूफ करते हैं या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर आप मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जितना आप मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आप मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही समझो कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मेंडल के सफलता को लेकर के कि उन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों को मिक्स किया। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया, यानी कि छोटे सैंपल साइज पर उन्होंने काम किया। देखिए अगर छोटे सैंपल साइज पर वो काम करते तो इतने सफल वो नहीं हो पाते, तो इनका सैंपल साइज बड़ा था। तो ये जो तर्क है ये गलत है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। यह सवाल पूछा गया था आपसे रेलवे ग्रुप डी 2022 में। रेलवे ग्रुप डी 2022 में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में टोटल 99 सेट्स हुए थे और प्रत्येक सेट में जो है 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन कोर्स जो है हमारे ऐप पर चल रहा है, जिसके अंदर आपको डिटेल प्रिंटेबल PDF दिया जाता है। जो भी ये 99 सेट्स हुए थे, 99 सेट्स में प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे को जो है 99 टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट करके आपको इसमें दिया जाएगा। और भी जो जानकारी है इस कोर्स को लेकर के वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आने वाले अपने रेलवे के एग्जाम के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा साइंस का एक और कोर्स चल रहा है हमारे ऐप पर, तो भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस साइंस के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाता है इस वाले कोर्स में। और इस वाले कोर्स में जो सवाल पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2022 में, उन सारे का डिस्कशन कराया जाता है। बाकी और भी जो डिटेल्स हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐप पर ही आपको मिल जाएंगे, और ऐप का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5वां सवाल है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। देखिए जड़त्व आपको लगता होगा कि एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जड़त्व भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व जो है भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व एक जिद है, जड़त्व एक प्रवृत्ति है, जड़त्व एक नेचर है किसी वस्तु के पास, जिसके कारण वस्तु अपने गति की अवस्था या फिर विराम की अवस्था, जिस भी अवस्था में वो पहले से है उस अवस्था में परिवर्तन का जो है विरोध करती है। ये जो प्रकृति है, नेचर है, या फिर ये जो प्रवृत्ति है वस्तु के पास। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो उसका जड़त्व ज्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम हो उस वस्तु का जड़त्व कम होता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, जड़त्व का लेना देना केवल द्रव्यमान से है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो अपने गति की अवस्था या फिर अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करता है, क्योंकि उसका जो जड़त्व है, इनर्शिया है, जड़त्व को हम लोग इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, ये ज्यादा हो जाता है ना, इनर्शिया। तत्व A, B, C, D, E के परमाणु क्रमांक क्रमशः आपको ये दिए गए हैं। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। समान समूह से संबंधित है। देखो एक समूह में आने वाले जो भी आपके तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान होती है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो एक समान होती है। राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एक समान मिलेंगे। तो जो तत्व दिए गए हैं पहले तो हम लोग उसे लिख लेते हैं। ए जो है ए का एटॉमिक नंबर 9 है, बी का एटॉमिक नंबर 11 है, सी का एटॉमिक नंबर 17 है, डी का एटॉमिक नंबर 12 है और ई का एटॉमिक नंबर 13 है। आप चेक कर लो कि किन दो तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान है, यानी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या एक समान है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,7, इसका हो जाएगा 2,8,2, इसका हो जाएगा 2,8,3। अब यहां पर देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। यह है आपका फ्लोरीन और यह है क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह संख्या 17 में तत्व जो आते हैं हैलोजन तत्व बोलते हैं, उसमें पहला तत्व है फ्लोरीन और इसके नीचे है क्लोरीन, इसके नीचे है ब्रोमीन, इसके नीचे है आयोडीन। ये सारे एक समूह के तत्व हैं, तो इन सारे में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक समान है। सबके केस में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको साथ ही मिलेगा। तो ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सवाल में जो है आपको दिया गया है जो ध्वनि है इसकी चाल, ध्वनि तरंग की चाल जो है आपको दी गई है, तो 339 मीटर पर सेकंड आपको दी गई है। उसके बाद आपको दी गई है तरंग दैर्ध्य, लेमडा आपको दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताइए कि क्या होगा। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहां पर देख लो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं आपको एसआई मात्रक में। तो जब ऑप्शंस आंसर आपको एसआई मात्रक में निकालने हो, जब आपको आंसर जो है एसआई मात्रक में निकालने हो, तो जब आप सवाल बनाने जाएंगे तो फॉर्मूले में एक एक मान आप एसआई मात्रक में ही डालेंगे। जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखिए तरंग की चाल जो होती है ये बराबर होती है जो तरंग दैर्ध्य है और गुने में जो आवृत्ति है। ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है और इस पर अक्सर जो है सवाल पूछे जाते हैं। हमें जो है चाल दी गई है 339 मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक में है। लेमडा हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो जो लेमडा है यानी जो तरंग दैर्ध्य है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। और हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 339 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू में 10⁻⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल करके आएगा इतना हर्ट्ज, 2,26,000 हर्ट्ज। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको इस तरह के प्रश्नों को बनाना है। निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है। देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार है, ये अम्ल है। क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, ये लवण है और ये जल है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही उत्पाद जो है बनाते हैं। और इसका ठीक उल्टा जो है होती है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक उल्टा जो है अपघटन अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा जो टूट जाएगा दो उत्पाद में, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहां ध्यान ये रखना है कि एक ही उत्पाद होता है, एक ही अभिकारक होता है। एक अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में, है ना। यहां पर जो है एनर्जी देनी पड़ती है, ऊर्जा जो है यहां पर खर्च होती है, एनर्जी देते हैं। और अवक्षेप अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो है दो अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो विलयन में एक अवक्षेप प्राप्त होता है ना, एक अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ए हो जाएगा। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ये भाप के रूप में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है और साथ में लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो स्टीम एंड लिक्विड यानी कि भाप और ये जो द्रव है दोनों तरल ही है ना, दोनों जो है वो तरल ही है।
अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर जो पानी है आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, और मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हमसे पूछा है तरल एवं ठोस। तरल जो है गैस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकता है, और साथ में ठोस, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आपको बर्फ का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव दिख रहा है आपको, है ना, नेगेटिव दिख रहा है, मतलब केवल ठोस अवस्था में है पानी, केवल ठोस अवस्था में है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिख रहा है तो केवल वो जो है पानी जो है वो है केवल गैसीय अवस्था में, यानी कि भाप के रूप में है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उन सारे में वो तत्व आपको मिलेगा संबंधित है। वो कौन सा तत्व होगा? कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। और अभी मैंने आपको बताया ये समूह संख्या 14 का तत्व है। समूह संख्या 14 का तत्व है। कार्बन फैमिली बोल दो, समूह संख्या 14 को कार्बन फैमिली कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे जो है तत्व आते हैं समूह संख्या 14 में। समूह संख्या 14 में ये सारे तत्व आते हैं। ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये अधातु है ना, ये अधातु है। कार्बन जो है ये अधातु है, जबकि ये दोनों जो है उपधातु है, मेटलॉइड्स हैं, जबकि ये दोनों जो है मेटल्स हैं, धातु है। और ये नॉन मेटल है। कार्बन अधातु है, सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु है, और जो ये टिन और लेड है ये धातु है। डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, खूब सारे प्रश्न आते हैं केवल इतने से ही। श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, खांसना, छींकना, रुधिर दाब, वमन यानी कि उल्टी, निगलना, ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, बस हो जाती है। ठीक है, बस हो जाती है, बस होती रहती है। जैसे श्वसन दर, जब आप सोए रहते हैं तो भी आप सांस लेते हैं, क्या आप सोच कर लेते हैं? दिल हमेशा जो है हमारा धड़कता रहता है, हम जगे रहें सोए रहें, क्या आपके मर्जी से ये दिल का धड़कना होता है, सांस का लेना होता है? नहीं। खांसना है, छींकना है, ब्लड प्रेशर है, ये जो वमन है, ये जो निगलना है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो नियंत्रित होती है पश्च मस्तिष्क के द्वारा, यानी कि हाइंड ब्रेन के द्वारा। और पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला होता है इससे जो है ये सारे के सारे नियंत्रित होते हैं। तो कभी पूछ दिया जाए इनमें से किसी के बारे में कि किससे नियंत्रित होता है, तो या तो ऑप्शन में आपको पश्च मस्तिष्क दिख जाएगा या फिर मेडुला दिख जाएगा। जो दिख जाए उसको आप टिक मारेंगे। जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क भी आ सकता है विकल्प में, प्रमस्तिष्क भी आ सकता है। तो अग्र मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क मनुष्य का सोचने वाला मुख्य भाग है, और विचारों का संग्रह जो इसी में होता है। अग्र मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क बोल दो। याद रखना, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है प्रमस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है प्रमस्तिष्क। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क भी आप बोल सकते हो। तो विचारों का संग्रह इसी में होता है, और जो भी अच्छी क्रियाएं जो हम सोच समझ कर करते हैं सारे जो है इन्हीं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। श्लाइडन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? श्लाइडन और श्वान ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। बताना है इनका कोशिका सिद्धांत जो है इन 4 में से किस पर लागू नहीं होता है। देखिए, श्लाइडन और श्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में कहा था कि सारे के सारे जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मतलब अगर कोई जीव है तो कोशिका से वो बने होंगे ही होंगे। लेकिन जो विषाणु है ये है अकोशिकीय। ये अकोशिकीय है, ये है ए सेलुलर। मतलब ये सेल है ही नहीं। मतलब जो वायरस है वो सेल से बना हुआ नहीं है, वायरस सेल से बना हुआ नहीं है,
लेकिन यही वायरस जब एक लिविंग टिश्यू के अंदर घुस जाए, किसी लिविंग सेल के अंदर घुस जाए, तो ये लिविंग के जैसे बिहेव करता है, यानी सजीव के जैसे बिहेव करता है। जबकि श्लाइडन और श्वान ने कहा था कि अगर कोई जीव है, कोई सजीव है, तो वो कोशिका से मिलकर के बना होगा। लेकिन जो वायरस है ये अगर किसी दूसरे लिविंग सेल के अंदर घुस जाए, जैसे आपका बॉडी है, किसी का भी बॉडी हो, उस बॉडी के सेल के अंदर ये घुस जाए ये वायरस, तो वो सजीव के जैसे बिहेव करता है, जबकि ये सेल से बना भी नहीं है। इसीलिए कोशिका सिद्धांत जो है इस पर लागू नहीं होता है। यहां पर लिखा हुआ है ना, जीवों पर लागू नहीं होता है। वायरस को तो हम लोग जीव बोल ही नहीं सकते हैं, जीव बोलना ही गलत है। अगर हम जीव बोल रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सेल से ये बने हुए हैं। इसलिए वायरस को लेकर के हम लोग ऑर्गेनिज्म शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सवाल, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, जीव जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो नहीं लिखा जाना चाहिए, पार्टिकल होता है भाई। या फिर सीधा सवाल ये होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, जीव यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायरस को आप पार्टिकल बोल सकते हो, लिविंग सेल के अंदर है तो ये पार्टिकल जो है लिविंग हो जाता है, अगर लिविंग सेल के बाहर है तो ये पार्टिकल जो है नॉन लिविंग हो जाता है। ये जो है संयोजक कड़ी है। जो वायरस होता है हम बोलते हैं कि ये सजीव और निर्जीव के बीच में संयोजक कड़ी है। जो वायरस है ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, सजीव और निर्जीव के बीच, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच में संयोजक कड़ी है ये विषाणु। राइट, सी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। देखिए, एक तो आप डेंसिटी पढ़ते हो जिसे हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। ये डेंसिटी होता है मास बटे में वॉल्यूम, है ना। ये द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। ये अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को आप सीधा समझो प्रकाश की चाल से किसी माध्यम में, प्रकाश की चाल से किसी माध्यम में, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो हम बोलेंगे कि वो जो माध्यम है वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उस माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। मतलब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है और जो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, इसमें उल्टा रिलेशन है, और जो रिफ्रैक्शन है उसके साथ सीधा रिलेशन है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन उतना ही ज्यादा होगा और प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। समझे आप? तो ऑप्टिकल डेंसिटी को आप सीधा याद रखो ना, अपवर्तनांक से आप रिलेट कर सकते हो। जो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंस है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा है। जो माध्यम जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंस है उतना ही ज्यादा उसका अपवर्तनांक होगा, उतना ही ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, और उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रकाश घनत्व हो जाएगा। प्रकाश घनत्व, प्रकाशिक घनत्व बोल दो आप, बात एक ही है। ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो हम लोग लिखते हैं रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। यहां से देख लो, चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है, लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, और जो ये प्रतिरोधकता है इसके भी समानुपाती होता है। समझे आप? टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पर चालक का प्रतिरोध जो है वो कम होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से ये जो प्रतिरोध है ये चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ये जो प्रतिरोधकता है ये बदल जाती है, और जब ये बदलेगी तो ये प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो समानुपाती पूछा है, तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा गलत हो जाएगा, विभवांतर गलत हो जाएगा, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल गलत हो जाएगा, इसके साथ तो उल्टा रिलेशन है, चालक की लंबाई सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। अरे
सॉरी, ये तो रिपीट हो गया प्रश्न, वही सवाल है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। आंसर इसका बी है। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? एक सीधा चालक है और उससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है, तो इसे बोलते हैं सीधा धारावाही चालक। सीधा चालक है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी को कहते हैं सीधा धारावाही चालक। और जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जब सीधा चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बनता है सेकेंडरी वृत्त, है ना, सेकेंडरी वृत्त। इस प्रकार से जो है सेकेंडरी वृत्त का निर्माण होता है, यानी कई सारे वृत्त बनेंगे जिसका सेंटर जो है एक ही होगा। सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं। जो दिशा है, अब ये जो वृत्त बना है, इसमें दिशा जो है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और ऐसे क्लॉकवाइज भी हो सकती है ना। तो क्लॉकवाइज ये दिशा होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये बताएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। डी हमारा आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर कॉइल लिख दो आप, इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। जब किसी चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, उस बल की दिशा निकालने के लिए जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। और जब आप किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप गति चलाते हो तो उसमें जो है धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। उस प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए जो है हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और किसी सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है उसकी दिशा हम लोग निकालते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑक्सीजन, केवल अगर आप से ऑक्सीजन लिख करके दिया गया है, केवल ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, केवल ऑक्सीजन है, तो आपको इस ऑक्सीजन का मतलब जो है O2 समझना है ना, ये O2 समझना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो ऑक्सीजन है इसका मोलर मास क्या होगा, एक मोल का मास जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर मास। ये बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ता है जो कि होता है, ये 16 ग्राम है ना, तो ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 32U हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का परमाणु है तो 32 हो जाएगा। अब एक मोल का मास बताने के लिए या फिर मोलर मास बताने के लिए इसी 32 में इस U को हटाकर आप ग्राम लगा दो, समझे आप। और एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एक मोल में अणुओं की संख्या, ये अणु है ना, एवोगाद्रो संख्या के बराबर, राइट। मतलब कि 32 ग्राम में
जो अणुओं की संख्या है वो है एवोगाद्रो संख्या के बराबर, Na से डिनोट करते हैं एवोगाद्रो नंबर, और ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 16 ग्राम में जो अणुओं की संख्या हो जाएगी वो है 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में 32 इंटू में 16। इतने क्या है, इतने हैं मॉलिक्यूल्स, इतने हैं अणु। हमसे पूछा परमाणुओं की संख्या। इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो एटम्स हैं वो आपको मिलेंगे 6.022 इंटू 23 एटम्स। तो आंसर हो जाएगा बी। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका प्रवर्तन कोण क्या होगा। चित्र में आपको दिखाया गया है कि देखिए ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, इस प्रकार से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर आपको फोकस दिखाया गया है, यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र दिखाया गया है, और आपको दिखाया गया है कि एक प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र के अनुदिश ऐसे आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित हो रही है। यह वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के पीछे होता है। ये जो वास्तव में ये जो किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर के नहीं जाएगी, लेकिन इसके अनुदिश ही आपतित हुई है, इसके अनुदिश ही आपतित हुई है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि वक्रता केंद्र से होकर के जाती, अगर ये जा पाती तो बोलते हैं कि वक्रता केंद्र के अनुदिश ही ये किरण जो है आपतित हुई है। और ध्यान में रखिएगा, वक्रता केंद्र के अनुदिश अगर आपतित हो या फिर मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित हो तो वो जो किरण है वो दर्पण पर लंबवत होती है, और जब भी लंबवत होगी तो जो आपतन कोण है, जो परावर्तन कोण है वो 0 डिग्री होगा। जब भी लंबवत होगी, जब भी प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो हम जानते हैं ना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल 0, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो 0, आपतन कोण 0, तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण भी 0। समझे आप, उसका परावर्तन कोण क्या होगा, 0। डी हमारा आंसर। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाएगी, जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते लौट जाएगी, राइट। बहुविखंडन के द्वारा डैश के साथ साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। बहुविखंडन में क्या होता है, एक जीव कई सारे जीवों में विभाजित हो जाते हैं, और इसके लिए जाना जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, है ना। प्लाज्मोडियम एक जीनस का नाम है, वंश का नाम है, राइट। हाइड्रा के अंदर देखो बडिंग होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होता है, और साथ में हाइड्रा के अंदर रीजेनरेशन भी होता है ना, रीजेनरेशन भी होता है। ये जो प्लेनेरियम है इसमें रीजेनरेशन होता है, ठीक है। ईस्ट में मुकुलन होता है, बडिंग होता है। डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अमीबा में, लिशमेनिया में द्विविखंडन होता है ना, द्विविखंडन होता है अमीबा और लिशमेनिया में। दिए गए तत्वों ए, बी, सी, डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 तथा 30 में समान आवर्त से संबंधित तत्व है। समान आवर्त से संबंधित तत्व है। यह भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रश्न है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही कटआउट है। इससे पहले आपने एक और देखा था इसी टाइप का सवाल, ए, बी, सी, डी, वहां पूछा गया था कि कौन से 2 तत्व हैं जो एक ही समूह में आते हैं, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही प्रश्न था। वहां हम लोगों ने देखा कि एक समूह में आने वाले जो तत्व होते हैं उनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एक समान होती है। ऐसे ही एक आवर्त में आने वाले जो तत्व होते हैं उनमें कोशों की संख्या एक समान होती है, कोशों की संख्या एक समान होती है। तो अगर आपसे ये सवाल कभी पूछा जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन से वो सारे तत्व हैं जिनमें जो एक ही आवर्त से आते हैं, एक ही आवर्त से बिलोंग करते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कोशों की संख्या, है ना। नंबर ऑफ शेल्स ये आपको चेक करने हैं, नंबर ऑफ शेल्स आपको चेक करने हैं, कोशों की संख्या आपको जो है वो पता करनी है।
इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपको लिखना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 सिंपली 2, इसका 2 1, इसका 2 5, इसका 2 8, इसका आप नहीं लिख पाओगे इस प्रकार से, तो इसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का चेक करो आप। यहां देखो कोशों की संख्या 2 है, KL, यहां भी कोशों की संख्या 2 है, KL, पहला जो कोश होता है वो K होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि दूसरे कोश में L कोश में है। यहां भी कोशों की संख्या जो है वो 2 है। बस हो गया, BCD एक विकल्प तो मिल ही जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। सवाल देने वाले को भी पता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख नहीं पाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा सेट करो कि लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े, इतने से काम चल जाए, बी हमारा आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप जिस फॉर्म में जानते हो लिखना इस प्रकार से, उस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, उस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। पारंपरिक स्रोत जो सदियों से चलता आ रहा है, वो स्रोत जो सदियों से चलता आ रहा है, पारंपरिक स्रोत, इसमें कोयला है ना, कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, मेनली ये 3 ही आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो हमारा आंसर यहाँ पर नेचुरल गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ये सारे हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, है ना, गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के, ठीक है, गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सारे, जबकि ये है, ये 3 जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये वक्रता त्रिज्या है -20 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, धनात्मक वाले को तो पहले ही उड़ा दो भाई, वक्रता त्रिज्या अगर ऋणात्मक है तो जो फोकस दूरी है वो भी ऋणात्मक ही होगी। F बराबर होता है R/2, तो -20/2 -10 सेंटीमीटर, डी हमारा आंसर हो जाएगा। MgO का विलयन डैश होता है, MgO इसे बोलते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे जल के साथ तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल जो है प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो pH होता है वो लगभग याद रख सकते हो, याद रखना है आपको, रख सकते हो नहीं, याद रखना है, pH 10 होता है। क्या पूछ रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, pH 10 है, तो क्या हो जाएगा क्षारीय, डी हमारा आंसर। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। देखिए विचलन कोण जो होता है ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ये एक कांच का प्रिज्म है, ऐसे किरण जो है आपतित होती है, बाहर में एयर है, ये कांच है, अभिलंब की ओर ये किरण जो है झुक जाती है, फिर कांच से एयर में जाएगी तो अभिलंब से, इसका अभिलंब कहाँ होगा, ये अभिलंब हो जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुक गई, नहीं तो ऐसे चली जाती, और यहां पर इसका अभिलंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिलंब, इस बार अभिलंब से दूर जाएगी ऐसे, तो ये होता है निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, है ना, निर्गत किरण। यह अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, और ये है, नाम देता हूं मैं AB, ये आपतित किरण है।
ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है बी सी, और ये सी डी ये निर्गत किरण है। सी डी निर्गत किरण है, बी सी जो है अपवर्तित किरण है, और ए डी जो है ये आपतित किरण है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस आपतित किरण को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है। एक्चुअल में ये आपतित किरण ऐसे जा रही थी, इस वाले रास्ते जा रही थी, इस वाले रास्ते जा रही थी, इस कांच के अंदर इस वाले रास्ते से जा रही थी। फाइनली ये निकली किस रास्ते? इस वाले रास्ते। तो इसको भी आप थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, है ना, वो ज्यादा टेढ़ा हो गया, ऐसे पीछे बढ़ाओ। जा इस रास्ते रही थी लेकिन फाइनली निकले इस रास्ते, तो हम बोल सकते हैं ना कि इतने से डेविएट कर गई है ये किरण। ये आपतित किरण जो है ऐसे डेविएट कर गई है, जो भी एंगल बन रहा है उतने से डेविएट कर गई है। इसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। जा इस रास्ते रही थी, फाइनली इस रास्ते निकली है, मतलब इतने से डेविएट कर गई है, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल यहाँ पर बनता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर डी हो जाएगा। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा, सीधी सी बात है। धातु का ऑक्साइड बनेगा ना, धातु का ऑक्साइड जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये होते हैं उभयधर्मी। ये उभयधर्मी है। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे कैसे हैं? उदासीन, है ना, उदासीन ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर सेट नंबर 6 हमारा समाप्त होता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप को चेक कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।